चलते हैं चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस, और उसके बाद गिवन डाटा से एम्पिरिकल फार्मूला डिड्यूस करना। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये एक नई टर्म हो सकती है आपके लिए, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं इस चैप्टर नंबर 1 में। तो एम्पिरिकल फार्मूला बाय डेफिनेशन is the simplest whole number ratio of atoms or elements combining to form a molecule or compound. ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी। एक्चुअल फार्मूला हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला ही होता है। जब भी दो एटम्स को मिलाया जाए उसके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है। जो कंपाउंड होता है उसको इंटरचेंजेबली मॉलिक्यूल भी कहा जा सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का वो पार्ट है जो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो कंपाउंड है और मॉलिक्यूल्स हैं ये रिलेटिवली कंपैरेटिवली सिमिलर टर्म्स ही हैं विद माइनर डिफरेंस, जिसका जिक्र अभी भी मैंने कर दिया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये क्या बताता है? इट टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जब आप एटम्स को जोड़ दें, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को या एटम्स को, तो जो चीज़ बनती है वो एक मॉलिक्यूल है। और उसका जो फार्मूला सिंबल्स को यूज़ करके बनाया जाता है, सिंबल्स और उसकी वैलेंसी को, वो फार्मूला है। तो वो उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स which combine to form a molecule or a compound. इसकी एग्जांपल यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हम मॉलिक्यूल कोई लेते हैं, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट पहले लेंगे, उसके साथ कोई ग्रुप 17 का एलिमेंट साथ मिलाते हैं, फ्लोरीन फॉर एग्जांपल। तो हाइड्रोजन जो है इस पे चार्ज कितना होता है? +1। गो के ये ग्रुप 1 का बाकायदा तौर पर मेंबर नहीं है, लेकिन बाज़ चीज़ें इसकी ग्रुप 1, बाज़ प्रॉपर्टीज इसकी ग्रुप 1 के एलिमेंट से मैच करती थी और हैं, इसीलिए इसको ग्रुप 1 के ऊपर रखा गया है। गो के अभी पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन वाज़ेह नहीं है, लेकिन ग्रुप 1 के बाकी एलिमेंट्स जो है वो +1 जो है वो वैलेंसी शो करते हैं, या ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म अभी नहीं बोलनी चाहिए। वैलेंसी जो है या इन पे चार्ज जो है वो +1 है। चार्ज जो है वो +1 का है, यानी वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, अपने वैलेंस यानी आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है उसको लूज कर देते हैं, और उसके नतीजे में उन पे जमा एक का चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन भी एग्जैक्टली ऐसे ही अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और +1 आयन बन जाता है। और ये +1 आयन जो है ये फ्लोरीन जो ग्रुप 17 का एलिमेंट है विद सिंबल F, और इन पे चार्ज आपको बताया था कितना होता है ग्रुप 17 के हर एलिमेंट पे? -1। तो बेसिकली जो फ्लोरीन है इसको आपने -1 से नहीं चलाना, इसको आपने न्यूट्रल दिखाना है, क्योंकि ये न्यूट्रल होगी तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एक्सेप्ट करेगी तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? -1। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो +1, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच होगी फ्लोरीन
अपने ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन से, तो ये -1 का चार्ज। ये दोनों आप समझे मिल गए। हाइड्रोजन में +1 अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के इसने फ्लोरीन के साथ उसको -1 कर दिया, उसको एक इलेक्ट्रॉन दे के। लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में हैं वो मेटल्स हैं, यानी ग्रुप 1 2 अप टू 12, और 13 टू 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन हेटर्स हैं और इलेक्ट्रॉन लवर्स हैं। और जो ग्रुप 1 टू 12 के एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हिटर्स हैं। तो ये +1 का आयन बनाने का मकसद ही ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं। हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल, लेकिन अगर हम इसकी लिथियम से मिसाल देखें तो वो एक मेटल है। लेकिन ये डिस्कशन हमारी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, फैलती जाएगी। हमारा मकसद यहाँ पे एक कंपाउंड बनाना था ताकि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझ सकें कि ये यहाँ पे बना कैसे है, बनता कैसे है कंपाउंड। वो मैंने आपको बताया है कि जोड़ने वाली चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हेटर और एक इलेक्ट्रॉन लवर। ये दो एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब जब भी आएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, एक नया कंपाउंड बन जाएगा। सिमिलर चार्जेस वाले इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलर चार्जेस वाले एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये HF है, ये माइनस इधर आएगा 1, ये प्लस इधर जाएगा, लेकिन क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं विद ऑपोजिट साइंस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है HF। अब ये इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूला बनाना हो तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होल नंबर रेशियो बनती ही नहीं है, 1 और 1 है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला H और HF ही रहेगा, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। लेकिन बाज़ एलिमेंट्स, बाज़ कंपाउंड्स हमें मिलते हैं जिनमें हम होल नंबर रेशियो बना सकते हैं। ख़ास तौर पे कार्बन के कंपाउंड्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं और उसमें इतना ज़्यादा कार्बन नंबर होता है, और हाइड्रोजन का भी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन एक किस्म के एक दूसरे को लाज़िम और मलज़ूम हैं। जो हाइड्रोजन है वो कार्बन की बची हुई वैलेंसीज को, बची हुई जगहों को पूरा करता है। ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन, तो उसमें ये तफसीलात आएंगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बताना मकसूद है कि जो ज़्यादा एटम से जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ शुगर, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, बायोकेमिकल कंपाउंड है C6H12O6। अब यहाँ ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिले तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं ग्लूकोज। तो ये हमारे बॉडी में लिविंग रिएक्शंस कंडक्ट करने के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उनमें उनका ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, एनर्जी सोर्स प्रोवाइडर है। इसकी होल नंबर रेशियो बनाई जा सकती है, ये 1 2 और 1 की कॉन्टेक्स्ट में। तो इसी तरह फिर ये अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाना हो तो C1H2O1, तो ये CH2O जो है वो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स तादाद में इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जैसे कि कार्बन के कंपाउंड्स के, वहाँ पे फिर हमें रेशियोज में बात करनी आसान होती है हमारे लिए, ताकि हम बाकी काम जो है वो उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो empirical formula is the simplest whole number ratio of atoms or elements combining to form a molecule or compound, whereas molecular formula tells the actual number of atoms or elements which combine to form a molecule or compounds। तो यहाँ मैंने एक बात आपको एक्स्ट्रा बताई है कि जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते कैसे हैं। पहले भी बात ज़िमनन की थी, लेकिन +1 का चार्ज, प्लस का चार्ज और नेगेटिव के चार्ज की वजह यह है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी स्पीशीज तो +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकती है जैसे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, क्योंकि उनके वैलेंस यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो, तो उन पे सारों पे +2 का चार्ज होता है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन लवर्स हैं, ये उस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करके उस कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना लेते हैं,
क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन के साथ अफिनिटी है। तो बहरहाल ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस है। इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंपाउंड है H2O2, ये वाटर से मिलता जुलता है लेकिन वाटर नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारे जो हेयर कलर्स हैं उसमें ये एक लाजम मलजूम चीज़ होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये उड़ जाता है और पीछे कलर रह जाता है। तो इसकी आप जो है वो होल नंबर रेशो बना सकते हैं क्योंकि ये 1:1 में है। तो HO जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला है, whereas H2O2 is the molecular formula। अब इससे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल है। अगर आपको गिवन डाटा से एम्पिरिकल फार्मूला डिड्यूस करना पड़े तो उसका क्या तरीकाकार है। इस तरह का सवाल आएगा, अ कंपाउंड कंटेन्स 68.2% कार्बन, 6.86% हाइड्रोजन, 15.09% नाइट्रोजन एंड दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, डिड्यूस एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम द गिवन डाटा। चार एलिमेंट्स मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, उसकी परसेंटेजेस उसने दी हैं। परसेंटेजेस का मतलब है ग्राम्स। ये परसेंटेज और ग्राम इंटरचेंजेबली यूज होंगे व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग एम्पिरिकल फार्मूलाज एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, क्योंकि ये परसेंटेज और ग्राम्स यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज्ड होंगे क्योंकि एक यूनिट में से ये सारी वैल्यूज निकली हैं। लेकिन बहरहाल इसकी तफसील की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने दो काम करने हैं तो आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला रिड्यूस करने का। इस कंपाउंड के चार एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि मोल्स बना लेने हैं। जब भी ग्राम्स में डाटा गिवन हो तो मोल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। मोल्स में कन्वर्ट बारी बारी सबको करना है आपने। 68.2 ग्राम्स या परसेंट जो है ये किसका मैस है, किसके ग्राम्स गिवन है, ये मैस ऑफ कार्बन है। तो इसके जब मोल्स आपने बनाने हैं तो m इज इक्वल टू गिवन मैस और एटॉमिक मैस, क्योंकि कार्बन एक एलिमेंट है तो एटॉमिक मैस। गिवन मैस 68.2 है और कार्बन का एटॉमिक मैस आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे तो 12 है। तो इसका आंसर जो है वो मोल्स बनेंगे 5.68 ग्राम्स पर मोल। इसके बाद दूसरा एलिमेंट पकड़ें, हाइड्रोजन है। इसी फार्मूले में मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करूंगा। गिवन मैस 6.86 है, एटॉमिक मैस हाइड्रोजन का 1 है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे मोल इसके 6.86 ग्राम्स पर मोल। इसके बाद तीसरा, ये हाइड्रोजन के हो गए। इसके बाद तीसरा एलिमेंट नाइट्रोजन है, 15.09 इसका गिवन मैस इन ग्राम्स है, ये परसेंटेज है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 14 है। ये कार्बन के नेबर में पाया जाता है। इसके मोल्स बनेंगे 1.078 ग्राम्स पर मोल। चौथा एलिमेंट भी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है राइट हैंड साइड पर पाया जाता है। ये एक गैस की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है और एक नॉन मेटल है। इसका गिवन मैस है 9.08। डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मैस से 16 से तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.57 ग्राम्स पर मोल। तो जब ये आप पहला काम कर लेंगे तो इसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे और जो इसका सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपने सबसे लीस्ट वैल्यू देखनी है कि कौन सी है ग्राम्स पर मोल वाली। उस वैल्यू को पकड़ के आपने बाकी सारे एलिमेंट्स के जो ग्राम्स पर मोल हैं उनको इस पे डिवाइड कर देना है तो रेशो आ जाएगी। देखिएगा कार्बन है पहला, रेशो अब बना रहे हैं, सेकंड स्टेप आ गया है मेकिंग रेशियोज फ्रॉम द गिवन ग्राम्स पर मोल। कार्बन पहला एलिमेंट है, तरतीब आगे पीछे हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये चार एलिमेंट्स हैं। तो
कार्बन का हमारे पास कितने ग्राम्स पर मोल है? 5.68। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6.86। नाइट्रोजन के कितने हैं? 1.078। ऑक्सीजन के 0.57। तो सबसे छोटी वैल्यू ग्राम्स पर मोल की ऑक्सीजन है, तो हमने सबको इससे ही डिवाइड करना है, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी। अब देखिएगा, इन सब का जवाब डिवाइड करने के बाद मैंने वक्त बचाने के लिए किया हुआ था। कार्बन जो है यहाँ 10 आएगा आंसर में, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो ये इसी रेशियो में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो C10 H12 N2O1, तो ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। सेकंड स्टेप भी इसका इस क्वेश्चन को वो ये भी इसमें ये भी चीज़ ऐड कर सकता है कि गिवन डाटा से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी रिड्यूस करके दिखाएं। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिड्यूस करने के लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। पहले तो उसमें सवाल में आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा दी होगी, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड, वो बताएगा आपको। तो इस केस में मॉलिक्यूलर मास समझे उसने आपको बताया, इस केस में उसने आपको मॉलिक्यूलर मास दिया 176 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स हैं, कहीं मोलर मास बोला जाएगा, कहीं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास उसने कहा ये है। अब इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बना के दिखाएं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड है। तो ये सेकंड एंट्री है। इसके लिए अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे, फार्मूला लिख लेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है। उसके लिए आपको एक इंटीजर फाइंड करना है n नाम का, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला से, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो इंटीजर कैसे फाइंड होगा, उसके लिए आपने पहले ये वाला मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेना है, यानी empirical formula mass divided by molecular formula mass. Molecular formula mass बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं फ्रॉम गिवन मास ओवर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, तो एग्जैक्टली वही काम है, सिर्फ यहाँ गिवन मास की जगह पे मैंने एम्पिरिकल फार्मूला मास लिख दिया है, यहाँ से कैलकुलेट होगा, और वो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये आप देखेंगे करके तो 176 आएगा ग्राम्स पर मोल, क्योंकि मोलर मास है। तो 176 जो है ये यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मास है, जो जब आप ये डिड्यूस कर लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, तो हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को उस नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जवाब आता जाएगा। हाइड्रोजन 1 into 12, नाइट्रोजन 14 into 2, ऑक्सीजन 16 into 1, बीच में जमा। तो इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, ऐड करते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएं, ऐड करते जाएं, 176 ग्राम्स पर मोल आंसर आएगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन होगा तो वो भी 176 है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, वो इंटीजर जो हमें चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करने के लिए। अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला से, क्योंकि हमने बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, तो यही जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बी है इस कंपाउंड का। तो इस तरह से आप चाहें तो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए ख़ुद इस तरह के मिलते जुलते सवालात बनाकर उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और इसके अलावा इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं।